हेलो आदाब सत श्री अकाल एंड नमस्ते और अসমীয়াবোৰৰ বাবে नमस्कार। मैं कुलदीप डेका आपके बीच में फिर से हाजिर है एक बार एक नया टॉपिक को लेके हम लोग जिसको कवर अप कर रहे थे दैट इज़ वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगर आपको याद होंगे हम लोगों ने वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया की दो फेज़ों में कवर अप करने की दावा कर रहे थे। पहला फेज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग कवर अप करे हुए थे 1858 से लेके 1905 तक। मतलब मैंने शुरुआत करा था एक सी वाइसरॉय से और हम लोगों ने ख़त्म करा एक सी वाइसरॉय तक, मतलब कैनिंग से लेके हम लोगों ने कर्जन तक ख़त्म कर दिया था। अगर आपको याद होंगे हम आज के सेकेंड फेज ऑफ वाइसरॉय जो हम लोग कवर अप करेंगे 1905 से लेके 1947 तक, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलते। तो इस टेनर के अंदर हमारे पास एम वाइसरॉय से लेके एम वाइसरॉय तक आएंगे। एम मीन्स लॉर्ड मिंटो से लेके हम लोग आज पढ़ेंगे लॉर्ड माउंटबेटन तक। तो अगर आप इस चैनल में पहले बार आए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे। और जो ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर है तो वो जो आपको ग्रे कलर का जो बटन दिख रहा होगा लाइक बटन, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग के आज के पहला वाइसरॉय के आगे, तो डेट इज़ लॉर्ड मिंटो। तो हमारा आज का पहला वाइसरॉय जो है डेट इज़ लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो भारत की वाइसरॉय रहता है 5 साल के लिए 1905 से लेके 1910 तक। और आपका इनका चेहरा जो है आपको ये दिख रहा होगा राइट साइड में। तो इनकी टेन्योर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है ये मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था बाय द आगा खान III। ठीक है, आगा खान III के द्वारा मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था इन द ईयर 1906 में। अदर देन दिस एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए, मुस्लिम लीग जो हमारे भारत पे आए इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव है एक सेपरेट नेशन चाहिए उनको फॉर द मुस्लिम पीपल। ठीक है, एक सेपरेट नेशन चाहिए फॉर द मुस्लिम पीपल। इसके बाद मॉडले मिंटो रिफॉर्म है जिसका नाम हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो सिंस मुस्लिम लोग डिमांड पे थे कि हमारे भारत का जब सेपरेशन हो तो उनको एक अलग से मुस्लिम नेशन भी चाहिए, तो इनकी डिमांड को थोड़ा ठंडा करने के लिए शायद उन लोगों ने एक मुस्लिम प्रायोरिटी बेस्ड एक एक्ट निकाला था जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट के अंदर क्या था एक्चुअली? इस एक्ट के अंदर आपके पास था कि जो मुस्लिम लोग हैं इन मुस्लिम लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम निकालेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम किस एक्ट के अंदर बोला जाता है? ठीक है, इस चीज़ को बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स मॉडले मिंटो रिफॉर्म पे पूछा जाता है या फिर आपके पास इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इसका आंसर रहता है। इसके बाद सेडियस मीटिंग्स प्रोहिबिशन एक्ट। सेडियस मीटिंग्स प्रोहिबिशन एक्ट को लागू किया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा भारत के अंदर। किस लिए? हमारे भारत के जो भी अपराइजिंग क्रांतिकारी है तो ये क्रांतिकारी जो है ये टेक पार्ट ना कर सके, एक दूसरे के साथ ये बात वगैरह ना कर सकते, मीटिंग ना कर सके, तो इसलिए इन लोगों ने एक एक्ट निकाला था कि क्रांतिकारी एकजुट ना हो पाए। ठीक है, इस एक्ट के अंदर बहुत लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। आपको प्राइम अगर कुछ नाम पता होंगे तो डेट इज़ लाला लाजपत राय इज़ वन ऑफ देम। अजीत सिंह जो है ये भी है। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को इसी एक्ट के अंदर अरेस्ट करके मैंडेले जेल पे डाला गया था, तो इसको भी याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि इस एक्ट के अंदर बाल गंगाधर तिलक को कौन सा जेल पे डाल दिया गया था। तो डेट इज़ मैंडेले जेल। मैंडेले जेल जो है ये बर्मा पे था उस टाइम पे, अभी फ़िलहाल बर्मा का नाम चेंज होके म्यांमार बन गया है। इसके बाद इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 क्या होता है? जो भी हमारे इंडिया के प्रेस वगैरह थे उसमें कोई भी क्रांतिकारी लिफलेट वगैरह, क्रांतिकारी बुक्स वगैरह, क्रांतिकारी आपके पास कोई भी बैनर पोस्टर्स एंड ऑल, तो आप ये सब यहाँ पे छपवा नहीं सकते हो। और कोई भी प्रेस अगर इसको छपाते हैं तो फिर वो प्रेस बंद हो जाएंगे। तो ये था आपके पास इंडियन प्रेस एक्ट 1910। तो क्रांतिकारी लोगों के लिए एक फिर से अच्छा चीज़ नहीं था ये। तो फिर उसके बाद जमशेदजी टाटा जो है ये 1907 पे पहला भारत का स्टील इंडस्ट्री भी बनवाते हैं जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो ये जमशेदजी टाटा बनवाते हैं और ये बनाते हैं जमशेदपुर में, और जमशेदपुर इज़ इन झारखंड। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें जो है लॉर्ड मिंटो के बारे में है, हर एक चीज़ को कॉपी पेन पे लिख के रख दीजिएगा। आइए चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ, दैट इज़ लॉर्ड हार्डिंस। लॉर्ड हार्डिंस के टाइम पे आपको सुने होंगे, आप लोगों ने इससे पहले 3 दिल्ली दरबार सुने हैं, 2 दिल्ली दरबार सुने हैं, ये तीसरा और आखिरी दिल्ली दरबार है। पहला दिल्ली दरबार जो है ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे था, LCH, इसको याद रखिएगा L। सेकेंड दिल्ली दरबार जो है C, दैट इज़ कर्जन। और थर्ड दिल्ली दरबार जो है H, दैट इज़ हार्डिंस।
ठीक है। तो ये 3 दिल्ली दरबार जो है, इसमें से सबसे ग्रैंड दिल्ली दरबार ये था। पहला दिल्ली दरबार लिटन के टाइम पे था और थर्ड दिल्ली दरबार जो है हार्डिंस के टाइम पे था। दिल्ली दरबार क्यों हुआ था उस टाइम पे? थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था आपके पास किंग जॉर्ज V जो है, जॉर्ज V जो है बेसिकली ये उस टाइम पे ब्रिटेन का राजा बना था। और जब भी कोई राजा या फिर रानी ब्रिटेन का बनता है तो इंडिया पे एक कोरोनेशन सेरेमनी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली दरबार, ठीक है। तो ये दिल्ली दरबार जो है एक तरह का कोरोनेशन प्रोग्राम है जॉर्ज V को लेके, या फिर राज तिलक का समारोह है जॉर्ज V को लेके, जो उस टाइम पे भारत आने के बाद बोला कि भारत का कैपिटल कलकत्ता नहीं दिल्ली होना चाहिए, एक मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया पे रखा जाना चाहिए ऐसे कैपिटल वाला चीज़ें, क्योंकि कोलकाता जो है ये मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया पे नहीं पड़ता। तो इसी के बाद एक्चुअली क्या होता है, कलकत्ता से दिल्ली हमारे पास कैपिटल बनता है और भारत का कैपिटल तब से लेकर अभी तक दिल्ली ही बना हुआ है। तो ये सन 1911 पे चेंज हुआ था, इससे पहले भारत का कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था। इसके बाद बंगाल का पार्टीशन करके आपके पास एक पार्ट लगाया गया था, दैट इज कॉल्ड एज बिहार, ठीक है। तो बिहार इज अनदर प्रोविंस दैट केम आउट फ्रॉम बंगाल इन द ईयर 1912। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंस के टाइम पे मैकमोहन बॉर्डर लाइन बनवाया गया था, जो कि बॉर्डर लाइन है हमारे इंडिया और चाइना के बीच में। अभी फिलहाल बहुत बड़ा एक विवाद में भी है, ये बॉर्डर लाइन को वो लोग नहीं मान रहे। तो ये एक्चुअली बनवाया गया था 1914 के टाइम पे सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ही नाम दिया गया था मैकमोहन बॉर्डर लाइन। उसके बाद भारत का एकलौता वाइसरॉय जिनके ऊपर एक बॉम्ब गिराया गया, लेकिन उस बॉम्ब से उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, भारत का ऐसा वाइसरॉय जिनके ऊपर बॉम्ब गिराया गया था, तो डैट विल बी लॉर्ड हार्डिंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास APSC में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चनों में से है। उसके बाद है गदर म्यूटिनी। गदर म्यूटिनी क्या है? एक आपके पास सिख समुदाय के लोगों का एक म्यूटिनी है, जो भारत का आज़ादी को लेके वो लोग प्रतिवाद या फिर भारत की आज़ादी को लेके वो लोग हल्ला बोल कर रहे थे। एंड दिस म्यूटिनी या फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम USA बट दे केम टू इंडिया टू स्टार्ट दिस म्यूटिनी, बट लेटर ऑन आपके पास ये म्यूटिनी जो है इंडिया पे नहीं आ पाए और ये लोग USA से ही इंडिया के फ्रीडम के लिए चर्चा चलाए जा रहे थे। उसके बाद गांधी जी, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, तो डैट इज़ गांधी जी, जो भारत पे आए थे साउथ अफ्रीका से। आपको पता होगा गांधी जी वॉज बेसिकली अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो वो भारत आए हुए थे इन द ईयर 9 जनवरी 1915, ठीक है। तो ये गांधी जी भारत आने का ये दिन है। एक चीज़ आपको साइड बाय साइड ये भी याद रखना चाहिए कि जो ये 9 जनवरी है, आज के टाइम पे हमारे भारत पे 9 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है किस डे के नाम से? डैट इज़ प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है बेसिकली ये 9 जनवरी को आजकल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए चलते इसके नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास जो है डेट इज़ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये 5 साल का टेनर ये भी एक्सपीरियंस करते हैं 1916 से लेके 1921 तक। तो इनके टेनर के अंदर इंपॉर्टेंट फेजेस में क्या देखेंगे हम लोग? इंडियन होम रूल मूवमेंट। इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया गया था आपके पास 2 व्यक्ति से, दैट इज़ एनी बेसेंट, ठीक है, दैट इज़ एनी बेसेंट, और दूसरा इस आपके पास पता होंगे दैट इज़ लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये जेल मंडले जेल से आने के बाद इन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिया था। तो इसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट INC सेशन दैट वाज पार्टिसिपेटेड बाय गांधी जी। तो अगर पूछे कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहले कौन सा INC सेशन पे पार्टिसिपेट किया गया था, तो दैट विल बी 1916, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले आपके लास्ट वाले जो मैंने वाइसरॉय पढ़ाया था हार्डिंस के टाइम पे गांधी जी इंडिया विजिट करते, इसके बाद INC की सेशन पे 1916 के INC सेशन पे गांधी जी टेक पार्ट करते। इसके बाद मॉन्टेग एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। मॉन्टेग जो है उस टाइम पे हमारे भारत के सेक्रेटरी रहते हैं और हमारे भारत के जो ये वाइसरॉय है चेम्सफोर्ड, तो इन दोनों नेतृत्व के द्वारा एक रिफॉर्म साबित करा जाता है। तो इस रिफॉर्म का नाम है बेसिकली मॉन्टेग एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इससे पहले जब आपको मैंने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म पढ़ाया था उसमें आपको बताया था मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, और ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द सिख पीपल्स, ठीक है। तो सिख संप्रदाय के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया? 1919। तो सडनली क्यों इतना ज़्यादा स्नेह या फिर इतना ज़्यादा प्यार आ गया? क्योंकि उन लोगों को पता है कि उन लोगों ने एक गलती कर दिया था या फिर एक बहुत बड़ा मैसेकर कर दिया था, डेट इज़ कॉल्ड एज जलियनवाला बाग मैसेकर, है ना। आप सबको पता होगा डेट हैपेंड ऑन 13th of April
1919 अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल डायर। ठीक है, तो जनरल डायर के द्वारा जो वो गोलीबारी चला जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे अमृतसर के वो जो जलियांवाला बाग के कांड था, तो उसको थोड़ा चुप करने के लिए या फिर थोड़ा सांत्वना देने के लिए उन लोगों ने एक ऐसा रिफॉर्म को निकाला जिसमें सिखों लोग को इस बार सेपरेट इलेक्टोरेट देने की दावा करते वो लोग। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जो है ये उठ के भी आए थे कि ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो उन लोग को थोड़ा सा शांत करने के लिए जो है आपके पास रॉलेट एक्ट को निकाला गया था। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट बेसिकली है जिनके वजह से एक्चुअली ये जलियांवाला बाग का ये कांड होता है, क्योंकि वो लोग इकट्ठा नहीं होने देना चाहते थे और जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था वो लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि बेसिकली वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई मोर्चा निकालने की दावा कर रहे थे। तो इस तरह से एक्चुअली जनरल डायर ने गोलीबारी चला के 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा भारत का या फिर पूरा दुनिया का ही मैसेकर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये रॉलेट एक्ट आपके पास निकाला था। रॉलेट एक्ट का जो प्राइम डायलॉग है दैट इज नो अपील, नो दलील, नो वकील। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी क्रांतिकारी पकड़ा जाता है तो उनके लिए कोई भी अपील नहीं हो सकता कोई भी कोर्ट में, कोई दलील नहीं पेश कर सकते किसी भी कोर्ट में, या फिर उनके लिए कोई भी वकील नहीं पेश हो सकते उनके केस लड़ने के लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा एक एक्ट है जिनको सप्रेस करने के लिए या फिर हमारे भारत की क्रांतिकारियों को सप्रेस करने के लिए उन लोगों ने निकाला हुआ था। इसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट होता है या फिर पूरा इंडिया टेक पार्ट करता है उसमें, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और अगर पूछे कि किन के टेन्योर पे हुआ था तो डेट इज़ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेन्योर पे हुआ था। एक चीज़ आपको और याद रखना चाहिए कि गांधी जी के द्वारा आपके पास जो ये पहला आपके पास फ्रीडम मूवमेंट वो लोग चलाते, या फिर गांधी जी के द्वारा पहला स्ट्रगल जो है डेट इज़ कॉल्ड एज चंपारण। ठीक है, चंपारण जो आपको पता होगा इंडिगो कल्टीवेशंस को लेके गांधी जी ने 1917 को भारत में पहला मोर्चा निकाला हुआ था। ठीक है, तो डेट ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद वी आर गोइंग फॉर लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है फिर से ये 5 साल का टेन्योर एक्सपीरियंस करता है 1921 से लेकर 26 तक। अच्छा, इनके टेन्योर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट काम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रॉलेट एक्ट को प्रेरित कर दिया गया था, लेकिन लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे रॉलेट एक्ट को फिर से बॉयकॉट कर दिया गया था, जिसको आपने मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो डायलॉग था डेट वॉज नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। ठीक है, तो ऐसा चीज़ें नहीं हो सकते, और भारत में लोग क्रांतिकारी मोर्चा अगर निकालना चाहे तो उनको एक सॉल्यूशन के लिए आपको बात करने के लिए आ सकते हैं आप लॉर्ड रीडिंग के पास। इसके पास जो है आपके पास चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इज़ बेसिकली अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश। इसमें क्या हुआ था, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था, है ना, NCM। तो गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है कि हम लोग विदेशी सामानों की बहिष्कार करेंगे। तो एक जो है आपके पास एक विदेशी वाइन शॉप खोला हुआ था, एक लिकर का दुकान खोला हुआ था, जिसको हमारे इंडियन जो एक्टिविस्ट है उन लोगों ने जला दिया था, जिसके कारण आपके पास फिर बाद में एक बहुत बड़ा मोर्चा हो गया था। तो इसी चीज़ को एक्चुअली बोला जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फिर बाद में गांधी जी के द्वारा स्टॉप भी करना पड़ा, क्योंकि ये सिचुएशन नॉन वायलेंट से वायलेंट की तरफ रुख कर रहा था। अच्छा, चौरी चौरा इंसिडेंट होता कब है, तो डेट विल बी 5 फरवरी 1922 पे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी 2 साल के लिए जेल जाता है। तो उसी 2 साल के अंदर जो है हमारे कांग्रेस में स्प्लिट आता है। तो कांग्रेस में स्प्लिट होने के बाद कुछ लोग जो है स्वराज पार्टी खोलते हैं और हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में टेक पार्ट करते हैं बाद में, लेकिन ये लोग फिर से मर्ज हो जाते हैं 1929 पे। लेकिन स्वराज पार्टी का खुलने की बात अगर करें तो डेट वॉज ओपन बाय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी हमारे भारत पे फॉर्म किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय के ऊपर और एक क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है, द आइडिया ऑफ द इंडियन आइडिया ऑफ इंडियन वॉज गिवन बाय। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया वगैरह जो है ये किन के द्वारा मिला गया था, तो डेट विल बी M.N. रॉय। उसके बाद जो है काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी ट्रेन रॉबरी क्या है, हमको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन मैं एक का नाम बता देना चाहूँगा जो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एक पार्टी था दैट वाज कॉल्ड एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इन पार्टी के द्वारा इनके पास जब पैसा नहीं आने हुए तो ये लोग ने एक क्या काम कर दिया, इन लोगों ने एक ट्रेन को लूट लिया जिसका नाम है काकोरी
ट्रेन रॉबरी, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था 9 अगस्त 1925 को, जिनके कारण फिर बाद में HRA को भी हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इसके बाद जो है मालाबर रिबेलियन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये साउथ इंडिया का पहला भारत का एथनिक रिबेलियन है। एथनिक मतलब जब क्लैश होते हैं दो ग्रुप्स या फिर तीन ग्रुप्स के अंदर, तो वो होते हैं आपके पास एथनिक रिबेलियन। तो इसमें क्या हुआ था, जो मालाबर के लोग थे वो लोग ब्रिटिश को ये साउथ इंडिया में आने नहीं देना चाहता था। तो आने नहीं देना चाहता था। फिर बाद में क्या हुआ, ये रिबेलियन इस तरफ पे मोड़ हुआ कि ये फिर बाद में हिंदूस और मुसलमान के बीच में एक तकरार हुआ, जिनके बदौलत फिर ये मालाबर रिबेलियन जो है एक बहुत बड़े संकट में आ गए, और ये हिंदूस मुसलमान से क्लैश को देखते हुए ये भारत का पहला एथनिक रिबेलियन भी माना जाता है। इसके बाद हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एस्टैब्लिश क्या हुआ यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग टैगोर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ये 1921 को एस्टैब्लिश हुआ था और ये भी टेनर लॉर्ड रीडिंग के अंदर ही पड़ता है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वाइसरॉय, दैट इज़ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे हम लोग, ठीक है। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक रहता है, फिर से ये 5 ईयर्स का टेनर एक्सपीरियंस करते हैं, और इनका चेहरा जो है आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला काम जो है साइमन कमीशन इनके टेनर पे ही विजिट करते हैं। साइमन कमीशन क्यों आते हैं? देखिए, अब मैंने बोला है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 होता है, जिसमें हमारे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। उसके बाद 1919 पे जब आते फिर से इंडियन काउंसिल्स एक्ट या फिर मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें हमारे पास सिख लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। तो इस हिसाब से हमारे इंडिया पे 1929 पे फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए, और ये 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बताता है एक्चुअली हमारे इंडिया पे जो भी चेंजेस होंगे ये 10 साल के अंदर अंदर होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इन लोग को आना कब चाहिए था, 1929 पे आना चाहिए था, लेकिन साइमन कमीशन जब 1928 पे इंडिया पे विजिट करता है तो हमारे इंडियन लोग बेसिकली इसमें खुश नहीं होते, और इंडिया इस मिशन को या फिर इस कमीशन को एक नाम देते, जिसको एक दूसरा नाम भी है व्हाइट मैन कमीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर इंडिया के चेंजेस के बारे में डिस्कस करने के लिए आप आते हो तो उसमें इंडिया के लोग भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो साइमन कमीशन, इसमें टोटल 7 लोग थे, और सातों का सातों लोग जो है गोरे लोग थे, ठीक है। इसलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था जब ये लोग बॉम्बे पे जब उतरे थे, तो उस टाइम पे मोर्चा निकाला गया था, ब्लैक फ्लैग से स्वागत करा गया था, काले झंडे से स्वागत करा गया था, और स्वागत करने के टाइम पे लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हुआ बहुत ज़्यादा। फिर बाद में लाला लाजपत राय को डेथ भी हो गया हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ दिस साइमन कमीशन के नारा लगाते हुए। और वो जो नारा है उसको शायद आपको पता होंगे, साइमन गो बैक, ठीक है। इस नारे को सबको पता होना चाहिए, साइमन गो बैक वॉज द नारा जब साइमन कमीशन हमारे भारत पे आते हैं। इसके बाद 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के 14 पॉइंट क्या है कि मुस्लिम के इंटेग्रिटी बरकरार रहे, एक पॉइंट ये है, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छी तरह से मिला जाए, ये एक आपके पास उनके एक पॉइंट है। इसके बाद उन लोग के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जिन्ना जो है, जिन्ना के इस तरह से बहुत सारे डिमांड थे, जिसको बोला जाता है 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना करके। ये मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ ऐसे संप्रदाय के कुछ ऐसे सामूहिक कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है जो मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करने के लिए वो पेश करते थे लॉर्ड इरविन के आगे। इसके बाद पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो है ये लाहौर सेशन में होता है, ठीक है। लाहौर सेशन जो है 1929 पे होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आने वाले हम लोग 26 जनवरी 1930 पे हम लोग डिसाइड करेंगे इंडिया एज अ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट जब करेंगे हम लोग, तो ये एक तरह से याद रखिएगा, ये रेड लेटर डे भी माना जाता है, ठीक है। भारत का ये रेड लेटर डे भी माना जाता है, जिसमें INC ने डिसाइड किया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे, या फिर आपको पता होगा पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे विल बी 26 जनवरी 1930। हालांकि बाद में ये फेल हो जाते हैं और उसके बहुत सारे कारण रहते भी हैं। इसके बाद हम लोग को पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से बोलते हैं सॉल्ट मार्च, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट होता है। साबरमती, गांधी जी के जो आश्रम थे साबरमती से लेके 430 किलोमीटर का एक जर्नी कवर अप करते, वो बंदा अकेला ही। तो साबरमती से लेके दांडी तक जाते, और दांडी में वो डिसाइड करते कि वो सॉल्ट अपने हाथों से बनाएंगे जो टैक्सेबल नहीं होंगे,
ठीक है। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है हमारे भारत पे 3 होते हैं, ठीक है। तीनों का वेन्यू अगर पूछे तो डेट विल बी लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का वेन्यू लंदन रहता है, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम इंडिया एंड द ब्रिटेन वेर इन्वाइटेड, और वो लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम पे इंडिया को किस तरह से और डेवलपमेंट पे लेके जा सके, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें इंडिया के सारे मेजर पार्टीज जो इन्वाइटेड, INC हो या फिर आपके पास मुस्लिम लीग ही हो या फिर आपके पास कोई डिप्रेस क्लास ही हो जिसमें BR अम्बेडकर टेक पार्ट करते हैं, तो ये सब पार्टी जो है मेजरली टेक पार्ट करता है। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC टेक पार्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आप लोगों ने अभी सॉल्ट मार्च करा था। सॉल्ट मार्च के टाइम पे आप लोगों ने कानून को जब तोड़ा तो INC के बहुत बड़े बड़े नेताओं को उन लोगों ने जेल कर दिया था। तो सिंस जेल कर दिया तो INC के लोग कैसे मौजूद हो सकते? तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC ने बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद जब INC पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे नहीं हुए या फिर नहीं आए, तो इसलिए इरविन और गांधी जी के द्वारा इरविन और गांधी जी के द्वारा एक पैक्ट शुरू करा जाता है या फिर एक रेजोल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 मार्च के 1931 पे ये रेजोल्यूशन साइंड होता है बिटवीन इरविन एंड महात्मा गांधी कि आने वाले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे इसमें INC को टेक पार्ट करना पड़ेगा और बदले में हम INC के जितने भी नेता लोग जेल पे थे उनको हम लोग फ्री कर रहे हैं। तो ये था बेसिकली गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 पे साइंड होता है। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, आपने सबने इनका नाम सुने होंगे। तो इन लोग का एक्सिक्यूशन या फिर इनका जो फांसी का डेट होता है डेट इज 23 मार्च 1931, ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु या फिर सुखदेव, इन लोग को फांसी दिया जाता है 23 मार्च 1931 जो फिर से लॉर्ड इरविन के टेन्योर पे होता है। तो गाइस हम लोगों ने बहुत सारा कंप्लीट किया। इस बार हमारे पास जो है लॉर्ड विलिंगडन होंगे। लॉर्ड विलिंगडन का चेहरा आपको दिख रहा होगा और वो टेन्योर जो एक्सपीरियंस करते हैं 1931 से 36 तक, फिर से अनदर 5 ईयर्स, ठीक है। तो इनके टेन्योर के अंदर इंपॉर्टेंट काम क्या है? पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर के द्वारा। अच्छा, 2-3 चीज़ आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे महात्मा गांधी या फिर INC लोग ने टेक पार्ट नहीं करा था क्योंकि इनके लोग जो है जेल थे, है ना। तो इसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च पे 1931 पे, जिसमें उन लोगों ने ये दावा करते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी जी या फिर INC टेक पार्ट करेंगे इसमें, है ना। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे क्या होते हैं बेसिकली, जो BR अम्बेडकर भाई साहब है, BR अम्बेडकर भाई साहब कॉन्टिन्यूसली ये डिमांड करते रहते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास या फिर जो पिछले वर्ग के जो लोग होंगे उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का मौका मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी या फिर INC ने ये बोला कि इस तरह से अगर हर आपके पास कम्युनिटी अपना अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते रहे तो इस हिसाब से तो फिर इंडिया का बंटवारा हो जाएंगे, तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसका डिमांड को फुलफिल जब BR अम्बेडकर ये कॉन्टिन्यूसली बोलते रहे तो गांधी जी बीच में ही उठ के चले आए, ठीक है। तो गांधी जी जब बीच में उठ के चले आए तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे क्या हो गया, डिप्रेस क्लास लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का मौका मिल गया था, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके कुछ भी चीज़ें हो तो आप उसको बॉयकॉट करके आधे पे मत करके आ जाइएगा कि आधा करोगे तो दूसरा कोई फ़ायदा लेके आपका ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे डिप्रेस क्लास का सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो गांधी जी इसमें थोड़ा सा नाराज हो गया। तो नाराज होने के बाद वो थोड़ा सा धरने पे बैठे या फिर हंगर स्ट्राइक पे बैठे। हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद उनको जेल करवा दिया गया क्योंकि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। तो जेल जब करवा दिया उनको पुणे जेल या फिर यरवदा जेल पे उसको रखा गया था, जहाँ पे संजय दत्त को भी रखा जाता है ना। तो वही सेम जेल है जहाँ पे महात्मा गांधी भी रह के आ चुका है। तो उसी जेल पे बेसिकली हमारा BR अम्बेडकर जो है और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट होता है कि वो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट पूरा कंट्री के लिए नहीं, और इस सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर BR अम्बेडकर बस 148 सीट्स मांगता है फॉर द डिप्रेस क्लासेस। तो ये है बेसिकली पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में होता है और ये जेल के अंदर होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लॉज डेट इज पाकिस्तान डिक्लेरेशन। पाकिस्तान डिक्लेरेशन के अंदर क्या है? पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो है एक सेपरेट नेशन का डिमांड है दैट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान, ठीक है। सेपरेट नेशन का डिमांड है दैट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम पीपल। एक इंपॉर्टेंट कहानी इसमें यह है, एक डायलॉग या फिर एक पैम्फलेट जो है ये बांटा जाता है उस टाइम पे लोगों को कि सेपरेट कंट्री आना चाहिए। उस पैम्फलेट का नाम होता है नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। तो
तो ये अगर आपको पूछे कि ये कौन सा पैम्फलेट का डायलॉग है, तो डैट विल बी पाकिस्तान डिक्लेरेशन का डायलॉग है। जो पैम्फलेट इसको सौंपा था या फिर जिसने इसको पैम्फलेट को लिखा गया था, उनका नाम है चौधरी रहमत अली। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आपको ज़रूर APSC या फिर UPSC में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली जो है, इन्होंने ये पैम्फलेट को बांटा था बिकॉज फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान डिक्लेरेशन के बदौलत। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो हमारा जो संविधान है, इस संविधान में हम लोगों ने अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें बोरो किया हुआ है ना। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान के सबसे मेजर क्लॉजेस हम लोगों ने किस एक्ट से या फिर किस कंट्री से बोरो किया है, तो डैट विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से हम लोगों ने करीबन हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का 70% चीज़ें बोरो किया था, जो कि लॉर्ड विलिंगडन के टेनर पे ही प्रेरित हुआ था। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के सेंट्रल बैंक है। तो ये हमारे भारत पे आया हुआ था कौन सा डे पे? 1 अप्रैल 1935 को ये आया था हमारे भारत में। ये फाउंड हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था हमारे भारत पे आफ्टर गेटिंग पास्ड इन द पार्लियामेंट एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट इस लॉर्ड लिनलिथ। ये हमारे इंडिया पे वाइसरॉय रहता है 7 साल के लिए, और आपको दिख रहा होगा इनका टेन्योर 1936 से लेके 1943 तक, और इनका चेहरा है ये लेफ्ट साइड में। तो इनके टेन्योर के अंदर हमारे भारत में इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन शुरू होता है। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 पे प्रेरित हो गया था, इनके अंदर में क्या है कि इंडियंस कैन ऑल्सो टेक पार्ट टू बिकम द मेजर पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आने वाला जो इलेक्शन, पहला इलेक्शन हुआ था 1937 पे हुआ था, तो जिसमें से आपके पास 9 आउट ऑफ 11 सीट्स वर ओन बाय INC। याद रखिएगा 11 में से 9 सीट जो है अकेला INC को ही मिला था उस इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 के अंदर। फिर उसके बाद इंडिया का एंट्री होता है इन द वर्ल्ड वॉर 2। इंडिया जब एंट्री करता है वर्ल्ड वॉर 2, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 का टेन्योर 1939 से लेकर 1945 तक, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरता है। ठीक है, तो आपके पास जो है इंडिया का एंट्री होता है वर्ल्ड वॉर 2 पे, लेकिन हमारे कांग्रेस और महात्मा गांधी जो है ये लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपने बिना पूछे ही इंडिया का एंट्री कर दिया इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो इसलिए इंडिया के जितने भी INC के नेता लोग हैं, सब लोगों ने क्या करा उस टाइम पे बॉयकॉट कर दिया इंडिया के प्रोविंशियल इलेक्शन के नेतृत्व से। ठीक है, तो सब लोग इसमें से निकल के आ गए। जब निकल के आ गए तो आपके पास मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम लीग जो था, तो उन लोगों को फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। तो इन लोगों ने एक रिजॉइस डे या फिर एक हैप्पी डे माना था उस डे पे, जब INC के लोग इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस पे जीतने के बाद भी हमारे इंडियन पार्लियामेंट को छोड़ देता है। तो डेट डे वाज बेसिकली 22 दिसंबर 1939, जब मुस्लिम लीग इसको डे ऑफ डेलिबरेंस या फिर डे ऑफ हैप्पीनेस या फिर डे ऑफ रिजॉइस के नाम से मानते हैं। इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन जो है आपके पास बेसिकली ये मुस्लिम लीग के द्वारा ये प्रेरित होता है। लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर आने वाले टाइम पे हमारे इंडिया पे एक दूसरा पार्ट होंगे, अगर ये भारत है तो एक दूसरा पार्ट भी होंगे, और ये डिमांड था मुस्लिम लीगों का। और इस दूसरा डिमांड पे क्या था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय के लोग रह सकते, जिनका नाम हम लोग दे रहे हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के साइड से आपको अगर पता हो तो लाहौर रेजोल्यूशन इस सबसे इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन दैट वाज गिवन एट अ सेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग दैट हैपेंड इन लाहौर। इसके बाद क्रिप्स मिशन जो है हमारे भारत पे आते हैं, दैट वाज हेडेड बाय सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स मिशन के जो हेड पर्सन है दैट वाज कॉल्ड एज सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये हमारे भारत पे आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश नहीं होते, क्योंकि बिना पूछे आप लोग वर्ल्ड वॉर 2 पे इंडिया का नाम डाल देते हो या फिर इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बोल के साइड हो जाते हैं वो लोग। तो इन लोग को मनाने के लिए एक ऐसा कमीशन आता है या फिर एक ऐसा मिशन आता है जिसका हेड पर्सन होता है स्टेफर्ड क्रिप्स, ताकि हमारा इंडिया जो है आने वाले टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 पे ब्रिटेन को हेल्प करेंगे। तो ये था बेसिकली स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा आए हुए क्रिप्स मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव।
इसके बाद हमारे आज़ादी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फौज का गठन हुआ था, डेट वॉज बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इस फौज का नाम है आज़ाद हिंद फौज, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1942 को। भारत का लास्ट सबसे बड़ा मूवमेंट दैट वाज रेज्ड बाय महात्मा गांधी विद द स्लोगन डू और डाई, ठीक है, करो या मरो। इस मूवमेंट का स्लोगन था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये आपके पास शुरुआत हुआ था हमारे आईएनसी के द्वारा इनिशियली, फिर बाद में मुस्लिम लीगों को भी सपोर्ट देने के लिए आईएनसी ने दावा किया था या फिर बोला था, और ये शुरुआत हुआ था आपके पास ऑन द डे ऑफ 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है महात्मा गांधी के द्वारा, और आने वाले टाइम पे ये तब तक मूवमेंट चलते रहेंगे जब तक हमारे भारत को आज़ादी नहीं मिलती। बाद जो हमारे पास है लॉर्ड वेवल, जो एक्सपीरियंस करते हैं 4 साल के लिए 1943 से लेके 21 फरवरी 1947 तक। मैंने इसमें डेट ही मेंशन करा है जस्ट बिकॉज आपको ये ना लगे कि 1947 मतलब हमारे आज़ादी के टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड वेवल कहीं ना हो, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, CR फॉर्मूला, जिसको हम लोग जानते हैं सी राजागोपालाचार्य फॉर्मूला। इसमें क्या था बेसिकली कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग और INC को एकजुट होकर राजागोपालाचार्य ने काम करने के लिए बोला था, ताकि अगर आप अलग अलग से डिमांड करने लगोगे अपने अपने प्रोविजंस के बारे में तो फिर तो ये काम नहीं बनेंगे। अगर आप एक साथ होंगे तभी आप डेफिनेटली आपका डिमांड फुलफिल कर सकते हो। इफ़ इन केस हमारा ये भारत इन ब्रिटिशर्स से अगर आज़ाद हो जाते उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि आपको ये वाला पार्ट पाकिस्तान के लिए दिए जाएंगे और ये वाला पार्ट हिंदुस्तान के लिए दिया जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये डिमांड था आपके पास CR फॉर्मूला के अंदर पे लिखा था, या फिर CR फॉर्मूला जो राजा गोपालाचार्य ने इसको न्योता दिया हुआ था। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस था। जैसे कि आपको पता है कि INC और मुस्लिम लीग के बीच में एक दरार आ गया, तो इस दरार को एक करने के लिए या फिर इसके बीच में थोड़ा सा इन लोग को ताकि मिलाप कर पाए, तो हमारे जो लॉर्ड वेवल है, लॉर्ड वेवल ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा था जिसमें INC के बड़े बड़े नेताओं और मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेताओं को इनवाइट करा गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये तो फेल हो गया क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट लोगों ने आना मना कर दिया। तो डेफिनेटली ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी INC और मुस्लिम लीग को एकजुट होने से नहीं कर पाए। इसके बाद जो है डेट इज़ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन हमारे भारत पे आते हैं इन द टाइम ऑफ 19। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे आने वाले टाइम पे इंडिया जो है फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद इंडिया पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, तो आप किस चीज़ को देख के या फिर किस के आधार पे आप काम करोगे, तो एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लिखने के लिए कौन कौन लोग रहेंगे या फिर कौन इसमें टेक पार्ट कर सकता है, डेट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रपोजल था ये हमारे कौन से मिशन पे था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल हमारे कैबिनेट मिशन के अंदर था, जो 1946 पे भारत आता है। और उनका डिमांड इस हिसाब से भारत छोड़ जाने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारे पास में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आता है, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है, लोगों का इलेक्शन चलता है, फिर इसमें से 389 लोगों को परमिशन मिलता है टू राइट या फिर टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 389 लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का हाथ रखते हैं एक्चुअली, याद रखिएगा। इसके बाद फर्स्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो यही 389 लोगों का जो पहला मीटिंग होता है, ये मीटिंग होता है ऑन द टाइम ऑफ 9 दिसंबर 1946। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग का डेट है, जिसमें आपको शायद पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा वाज द प्रेसिडेंट। अगर परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पहला पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि है 9 दिसंबर 1946 के प्रेसिडेंट। आइए चलते हमारे भारत के लास्ट वाइसरॉय की तरफ, डेट इज लॉर्ड माउंटबेटन। तो गाइस लॉर्ड माउंटबेटन जो है, इनका टेन्योर शुरू होता है 21 फरवरी 1947 से लेके हमारी आज़ादी के बाद तक भी 21 जून 1948 तक। तो इनके टेन्योर पे इंपॉर्टेंट फेज़ ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 4 जुलाई 1947 पे। तो ये इंडिपेंडेंस एक्ट पे क्या था एक्चुअली, आने वाले टाइम पे इंडिया वुड बी सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट नेशंस, वन वुड बी कॉल्ड एज इंडिया एंड द अनदर पार्ट विल बी कॉल्ड एज पाकिस्तान फॉर ओनली द
मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल्स। ठीक है, तो इस तरह से 2 भागों में इंडिया को बंटवारा कर दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, और ये प्रेरित हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे प्रेरित हुआ था, 4 जुलाई पे प्रेरित हुआ था। तो इस तरह से भारत का जो है ये लास्ट वाइसरॉय रहता है, और हमारे भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947, क्योंकि पाकिस्तान का डिमांड या फिर आपके पास जो मुस्लिम लीग का डिमांड या फिर आपके पास जिन्ना का डिमांड, उन लोग का डिमांड एक सेपरेट नेशन का ज़्यादा जल्दी था, तो उन लोग को क्या करा 14 अगस्त 1947 पे उन लोग को आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारे से एक दिन पहले, और हम लोग हुए थे 15 अगस्त 1947 पे। तो इस तरह से हमारे भारत का लास्ट वाइसरॉय जो है लॉर्ड माउंटबेटन रहता है, और आज़ादी के बाद भी हमारे भारत पे आपने देखे होंगे डेट अभी भी बरकरार चल रहा है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल माना जाता है, क्योंकि वाइसरॉय जो है गवर्नेंस सिस्टम था क्वीन के अंदर, तो आज़ाद होने के बाद अब तो क्वीन मेंटेन नहीं करेगा इस चीज़ को, तो इसलिए गवर्नर जनरल का नियोग दिया गया था हमारे लॉर्ड माउंटबेटन को। फिर बाद में क्या हुआ कि 21 जून 1948 को ये चले गए अपने घर विदेश में, और हमारे पहला भारतीय आए एज अ गवर्नर जनरल, दैट इज सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, तो ये वही 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है, एंड उसके बाद ये पोजीशन जो है ये परमानेंटली एबॉलिश कर दिया जाता है, और हमारे भारत पे आता है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के सीट्स। ठीक है, होप आपको याद होंगे। इस पेज में आपको याद रखिएगा, अगर ब्रिटिश पर्सन्स में से आपके पास पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ब्रिटिश पर्सन में से होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछे ऑफ फ्री इंडिया, तो डेट विल बी सी राजा गोपालाचार्य। तो या वैसे भी आप लोग ऑप्शन देख के पता कर पाओगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो गाइस आज के लिए चलते, फिर से मिलेंगे कल एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सबा खैर, टाटा, एंड অসমীয়াবোৰৰ বাবে আকৌ এবাৰ জয় আই অসম। সো যোৱাৰ আগতে আকৌ এবাৰ লাইক কৰি দিব, যি আপোনাৰ গ্ৰে বাটনটো আছিলে সেইটো যাতে ব্লু হিচাপত কনভাৰ্ট হৈ যায়, নহ'লে মোৰো উৎসাহ নাবাঢ়িব। ঠিক আছে দেন, বাই বাই।